डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ा कि यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो कॉची रायमन इक्वेशंस सेटिस्फाइड होती हैं। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन थी एनालिटिक की। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या है कि यदि हमारी कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एफ जेड एनालिटिक हो या नहीं हो, लेकिन एफ जेड एनालिटिक तभी होगा कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही हैं और उसके साथ साथ एफ डैश जेड जो डिफरेंशिएबल है किसी जेड बराबर किसी पॉइंट पर, वो हमारा डिफरेंशिएबल जो डिफरेंशिएबल वैल्यू है एफ डैश जेड, यदि वो एग्जिस्ट कर जाता है, एग्जिस्ट का मतलब है कि एफ डैश जेड की कोई एक ही वैल्यू आनी चाहिए भिन्न भिन्न स्थितियों में, और अगर भिन्न भिन्न स्थितियों में एफ डैश जेड का मान भिन्न भिन्न आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट। और हम कई एक तरीके से एफ डैश जेड का मान निकालें और एक ही मान निकल के आए, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से एफ डैश जेड एग्जिस्ट एंड यूनिक। एग्जिस्ट का मतलब ही है कि यूनिक होना चाहिए उसके साथ साथ। तो कहने का मतलब निष्कर्ष ये निकला, अभी हम नोट में लिखाएंगे कि एफ जेड एनालिटिक है तो निश्चित है कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगी। और यदि इसका कन्वर्ज, यदि कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि एफ जेड एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी। वो किस पर निर्भर करेगा? हमने कहा कि कॉची रायमन इक्वेशन तो सेटिस्फाइड कर रही हैं, फिर भी पता नहीं लग पा रहा है कि एफ डैश जेड हमारा एनालिटिक है या नहीं। लेकिन होगा कब? यहाँ पर केवल कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड करने से ही एनालिटिक नहीं हो सकता, उसके साथ साथ अगर एफ डैश जेड एग्जिस्ट हो जाए, एग्जिस्ट का मतलब होता है हर पॉइंट पर एक ही वैल्यू आए तो एग्जिस्ट हो जाए और कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड करें तो हमारा एफ जेड फंक्शन जो है फलन ऑफ जेड वो एनालिटिक होगा। और यदि कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड करती हैं लेकिन एफ डैश जेड जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है तो नॉट एनालिटिक। मैं लिखवा रहा हूँ इस बात को, नोट में लिख लें आज, इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन केवल बचे हैं। इस तरीके से आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज में हम आपको होमवर्क देंगे और कोई प्रॉब्लम है तो हमें पूछ लेना। तो नोट में मुझे क्या लिखना है? वो नेसेसरी कंडीशन है, एफ जेड एनालिटिक है तो कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे, ये हमारी है नेसेसरी कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कॉची रायमन इक्वेशन भी सेटिस्फाइड करें, उसके साथ साथ एफ डैश जेड भी एग्जिस्ट हो, देन वी कैन से एफ जेड फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, अदरवाइज नॉट। दिस कंडीशन इज नोन एज सफिशिएंट कंडीशन। तो मैं लिखवा रहा हूं नोट में, इफ पहले ही कह दिया है कि एफ जेड इज एन एनालिटिक, यदि एनालिटिक है तो कॉची रायमन इक्वेशन जरूर सेटिस्फाइड करेंगी, और कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि एनालिटिक हो, लेकिन एनालिटिक कब होगा? कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है तो उसके साथ साथ एफ डैश जेड एग्जिस्ट भी होना चाहिए। और एफ डैश जेड अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है और कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हमारा नॉट एनालिटिक में चला जाएगा। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी, इन ए डोमेन डी, देन CR equations are
सेटिस्फाइड, एफ जेड एनालिटिक है तो जरूर सेटिस्फाइड करेंगे, आर सेटिस्फाइड। एंड इफ, ये यहां तक हो गई नेसेसरी कंडीशन, एंड इफ के बाद सफिशिएंट चले, एंड इफ कॉची-रायमन इक्वेशंस, कॉची-रायमन इक्वेशंस आर satisfied Cauchy-Riemann equations are satisfied, then fz may be analytic or no, or not, may be fz, then fz is analytic, analytic or not। कहने का मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में तो कॉची-रायमन इक्वेशन जरूर सेटिस्फाइड करेंगे। एंड इफ, और अगर कॉची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं देन एफ जेड इज एनालिटिक हो भी सकता है और नॉट नहीं भी, ठीक, हो भी सकता है और नहीं भी, बट एफ जेड इज एनालिटिक हो भी सकता है, एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड एनालिटिक, एफ जेड मे बी एनालिटिक, सॉरी, एफ जेड मे बी एनालिटिक और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी, बट एफ जेड इज एनालिटिक होगा कब, सो क्लियर कर रहा हूं, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन होगा ही ये कब, बट एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ, एनालिटिक होगा इफ, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ सी आर equations are satisfied and f dash z exists। देखिए इसका निष्कर्ष क्या था, एफ जेड यदि एनालिटिक गिवन है तो कॉची-रायमन इक्वेशन जरूर सेटिस्फाइड करेंगे, और यदि कॉची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही हैं देन एफ जेड में भी एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी, बट होगा कब, बट एफ जेड एनालिटिक होगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, जब दो बातें लागू हों, अकेले कॉची-रायमन इक्वेशन से एनालिटिक नहीं कह सकते, कॉची-रायमन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड हो और एंड एफ डैश जेड भी एग्जिस्ट करे, ये दोनों काम, एनालिटिक है तो केवल कॉची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी, और अगर कॉची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं और उसके साथ एफ डैश जेड एग्जिस्ट भी हो रहा है तो एफ जेड एनालिटिक होगा, क्लियर हो गया हो। और अगर कॉची-रायमन इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो रही हैं और तुम देख के कहने लगोगे ओहो एफ जेड एनालिटिक है, नहीं, कॉची-रायमन के साथ साथ एनालिटिक है तो कॉची-रायमन जरूर सेटिस्फाइड करेंगे, और यदि एनालिटिक न कहें और ये कहें कि सो दैट एफ जेड में भी एनालिटिक, क्या एनालिटिक है, तो आपको फिर दो काम करने पड़ेंगे, कॉची-रायमन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए और एफ डैश एग्जिस्ट भी करना चाहिए। और नॉट एनालिटिक कब होगा, नॉट एनालिटिक कब होगा, जब कॉची-रायमन इक्वेशन तो सेटिस्फाइड कर रही हैं
लेकिन एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये एग्जिस्ट क्या वाला है, एग्जिस्ट का एफ डैश जेड एग्जिस्ट क्या वाला है। तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट यदि कहते हैं तो इसका सेंस है कि हम भिन्न भिन्न तरीके से निकालें तो उसका जो एफ जेड का डिफरेंशियल है एफ डैश जेड, उसकी वैल्यू यूनिक मीन्स हर बार एक जैसी आए तो कह देंगे एफ डैश जेड एग्जिस्ट है, और भिन्न भिन्न आए तो डज नॉट एग्जिस्ट। और डज नॉट एग्जिस्ट कॉची रामन इक्वेशन तो सेटिस्फाइड कर रही है, तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ, तो एफ जेड इज एनालिटिक। और अगर एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट है तो नॉट एनालिटिक। इसके ऊपर आपके एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं। तो कल u गिवन है, मिलने लग गया, b गिवन है, मिलने लग गया, u प्लस b है तो मिलनी से हो गया, u माइनस b है ऐसे भी हो गए, u हार्मोनिक है तो b कंजुगेट हार्मोनिक निकालना सिखाया था, और जब u और b ज्ञात हो जाते हैं तो एफ जेड एनालिटिक निकाल दिया जाता है। इतना काम मेरा हो गया था एग्जाम्पल 8 तक। अगर कोई प्रॉब्लम हो एग्जाम्पल 8 तक तो तुरंत कमेंट करें। कमेंट तो तुम करते नहीं हो, न तो ये कह रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बस 2-1 दिन वीडियो और बना रहा हूँ, और जब तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो हो सकता है मैं बंद कर दूँ। क्या फायदा है? कोई देखता है कोई नहीं। जितने स्टूडेंट मेरे पास हैं उतने व्यू नहीं है उसमें, इसका मतलब कोई न कोई तो ऐसा है जो वीडियो को नहीं देख रहा, ऑफलाइन के चक्कर में रुका हुआ है। तो भूल जाइए इस वर्ष ऑफलाइन को, ठीक है। अगर आप सही काम करेंगे तो मैं जारी रखूंगा, इसलिए मैं स्लो बना रहा हूँ, कभी बनाता हूँ कभी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो देखता हूँ तो उसमें पता लग जाता है कि आपने नहीं देखा। एग्जाम्पल 9 इसके ऊपर आ गए हैं कि कॉची रामन इक्वेशन सेटिस्फाइड करे, उसके साथ साथ एफ डैश जेड एग्जिस्ट भी हो तो एनालिटिक कहें एफ जेड को। और यदि कॉची रामन इक्वेशन सेटिस्फाइड तो कर रही हैं लेकिन एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यदि, तो नॉट एनालिटिक में चला जाएगा। ऐसा मत रट लीजिए कि जहाँ कॉची रामन लग जाती है वो एनालिटिक होते ही हैं। एनालिटिक यदि है तो कॉची रामन जरूर लगेंगी, और अगर कॉची रामन लग रही हैं तो जरूरी नहीं है कि एनालिटिक हो ही हो। एनालिटिक होगा ये कन्फर्म करना है तो उसके कॉची रामन के साथ साथ एफ डैश जेड एग्जिस्ट भी होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ एफ डैश जेड पर एनालिटिक है कि नहीं वो निर्भर कर रहा है, तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट होगा तो एनालिटिक कहना, और डज नॉट एग्जिस्ट हो तो नॉट एनालिटिक। एग्जाम्पल नंबर 9 शो दैट द फंक्शन, शो दैट दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। शो दैट दी फंक्शन एफ जेड, जल्दी जल्दी चले आज खत्म करना। दी फंक्शन, इसके बाद कौन फॉर्मली लेंगे नंबर पे, या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ले लेंगे लास्ट के चैप्टर। चलिए 3 ले लो जल्दी से लास्ट वाले, उसके बाद लास्ट कौन फॉर्मल करके ही चैप्टर वो पेपर चेंज करें। सो दैट दी फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू कैजुअल आई बी वेयर, सो दैट दी फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी वेयर, जहाँ एफ जेड का मान दिया है एक्स क्यू इंटू 1 प्लस आई और माइनस बाई क्यू इंटू 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एफ जेड का मान इतना दिया है वैन कब, जब z इज नॉट इक्वल टू 0 है तब। इसका मतलब ये ओरिजिन की, जब ओरिजिन पर नहीं है तब। और अगर वैन जब z हमारा 0 है तब इसी एफ जेड का मान 0 दिया है। और यहाँ z इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना चाहते हो तो ये z0 यहाँ कह दो, तो f0 बराबर, या अथवा में लिख दो यहीं
ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं कि एफ जेड का मान इतना है जब वैन जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ जेड का मान जीरो है वैन जब जेड बराबर जीरो, और माने अथवा इस वाली लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड बराबर जीरो पर ही तो जीरो है, तो एफ जीरो बराबर जीरो, एफ जीरो बराबर जीरो ऐसे लिख सकते हैं एंड में। और करना क्या है, ये एफ जेड का मान इतना है, जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो पर एफ जेड का मान इतना है, जेड बराबर जीरो पर, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सो दैट क्या करवाया है कि अगर ऐसा ऐसा है तो वो एफ जेड ऊपर जो लिखा है जो बराबर यू प्लस आई बी के है वो इज कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस NUOUS इज कंटिन्यूस सिद्ध करना है पहले तो, और एंड जब कंटिन्यूस हो जाए तो उसके बाद दिखाना है CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट किस पर, एट ओरिजिन। कॉम्प्लेक्स में ओरिजिन को जीरो न लिख देना, ऑर्डर्ड पेयर में जीरो जीरो लिखा जाता, एट ओरिजिन बट, और क्या दिखाना है, तीन पार्टों में होगा, पहले कंटिन्यूस दिखाऊंगा, सेकंड पार्ट में कॉची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं है ये दिखाऊंगा, वो भी ओरिजिन पर, और बट तीसरे पार्ट में बट एफ डैश जेड इसमें दिखाना है डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश जेड डज नॉट, तो बताइए एनालिटिक है कि नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक, क्योंकि एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट कह रहे हैं यहाँ पर, डज नॉट एग्जिस्ट एट ओरिजिन। इतना क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी लिखते हुए हियर यू बी के मान निकालेंगे। तो एफ जेड का मान क्या करिए, हियर कहते हुए लिखें, तो पहले तो हम इस एफ जेड की बात कर रहे हैं और फिर जेड बराबर जीरो वाले की करेंगे। तो जेड बराबर जीरो पर क्या हुआ, एफ जेड का मान बराबर जीरो, एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी, और यू प्लस आई बी बराबर जीरो, तो यहाँ तो यू बराबर जीरो और बी बराबर जीरो दोनों हो गए। वहाँ पर निकालते हैं क्या मान होंगे, तो हियर एफ जेड बराबर एक्स क्यू, रियल पार्ट अलग कर लो, तो एक्स क्यू आई छोड़ दो अभी, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो रियल हो गया ये, और प्लस आई कॉमन, तो यहाँ से मिला एक्स क्यू और यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस, देखिए यहाँ पर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और ये आई की उठाएं तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो आई कॉमन, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बात बताइए, एफ जेड का मान होता है यू कैजुअल आई बी, और ये बराबर हो गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स वर्ग धन वाई वर्ग, और प्लस आई, और ये हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और एक्स वर्ग धन वाई वर्ग। तो ऑन कंपेयरिंग बी गेट, ये यू बी के मान वो आ रहे हैं जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो वाले। तो ऑन कंपेयरिंग, ये सीख गए तो 4-5 क्वेश्चन चले जाए। ऑन कंपेयरिंग बी गेट तो बड़ा शांति पूर्वक ऑन कंपेयरिंग बी गेट कर दें तो यू का मान मिलेगा, ऊपर लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बी गेट, तो यू का मान हमारा हो गया, कंपेयरिंग बी गेट यू का मान बराबर हो गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एंड और बी का मान बराबर हो गया कितना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन, और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यू बी के मान आ गए हैं कब,
जब हमारा z इज नॉट इक्वल टू 0 था तब, या z को कहें x कोमा y पेयर में, तो यहाँ कह दो इज नॉट इक्वल टू 0 0, यहाँ कह दो वैन। कैसा लगा? u और b के मान ये हैं, जब z, इसको z पढ़ते हैं z, और इज नॉट इक्वल टू 0 को पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स है, 0 कॉम्प्लेक्स, तो 0 प्लस i गुणा 0 तो 0 0, और एंड, और इसके बाद हम लिखेंगे एंड, और जब f0 का मान 0 है तो इसे लिखेंगे f0 का मान बराबर 0 है। तब हमें क्या मिला यहाँ से? दिस इम्प्लाई दैट u बराबर 0 और b बराबर 0। क्यों? fz बराबर होता है u प्लस आई भी, और इधर है 0 प्लस आई इंटू 0, तो u बराबर 0 रियल, और इमेजिनरी करें तो b बराबर 0। ये हमारा इतना काम होने के बाद ये किस पर है ub के मान? ये ub के मान हैं x y इज नॉट इक्वल टू 0 पर, और ये ub के मान हैं x कोमा y इज इक्वल टू 0 0 पर। क्लियर हो गया? तो एक बात बताइए, अभी हम प्रॉपर्टी सिखाएंगे, ये हमारी नंबर कैसी नंबर है? एक तो फाइनाइट है, और दूसरी बात ये रेशनल है। क्यों? P अपॉन Q, P अपॉन Q, ये बात मैं बताना चाहता था। तो अब अपना शुरू हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें कंटिन्यूअस कहने के लिए u v के मान मेरे ऊपर लिखे हुए हैं दोनों स्थितियों में। एक z इज नॉट इक्वल टू 0 वाली स्थिति है u v की, और एक z बराबर 0 वाली स्थिति है। तो अब हमें क्या कहना है? फर्स्ट पार्ट में कहें हियर, यहाँ से देखें तो ये दोनों u v के मान रेशनल हैं और फाइनाइट हैं, और एवरी वैल्यू ऑफ z के प्रत्येक मान के लिए, z के प्रत्येक मान के लिए केवल 0 न हो, z 0 के लिए ये है। तो यहाँ पर कहेंगे हियर u and v both are rational and finite। एक तो हमारे फाइनाइट हैं और रेशनल है। क्यों? 0 0 नहीं लगा सकते, इज नॉट इक्वल टू 0 0 पर हैं जे, तो एक तो हमारे इनफाइनाइट नहीं हो सकते, और उसके साथ साथ रेशनल एंड फाइनाइट हैं। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ z के प्रत्येक मान के लिए, देयरफॉर, फुल स्टॉप के बाद लिखें देयरफॉर fz इज कंटिन्यूअस। क्यों? एवरी फाइनाइट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, या रेशनल एंड फाइनाइट कह दो या फाइनाइट। देयरफॉर fz इज कंटिन्यूअस हो गया इस वाले पर, अभी इसकी बात नहीं हुई है। देयरफॉर fz इज कंटिन्यूअस वैन, कब z इज नॉट इक्वल टू 0 है तब, बिकॉज क्यों है? क्योंकि u और b दोनों कंटिन्यूअस हैं, क्योंकि ये दोनों फाइनाइट हैं। बिकॉज u and v बोथ आर कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस बराबर fz कंटिन्यूअस, क्योंकि u v से fz बनता है। बोथ आर कंटिन्यूअस। ऑल्सो, नई लाइन से लिखेंगे ऑल्सो, और ये तो फाइनाइट है ही हैं। बोलिए, चलिए, ऑल्सो u बराबर 0 एंड v बराबर 0, u बराबर 0 b बराबर 0, बोथ आर कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, बोथ आर कंटिन्यूअस। क्यों? इनमें तो हमारी शक थी कि हमारा फाइनाइट हो भी सकता है या नहीं, 0 फाइनाइट में आता है, इनफाइनाइट में नहीं। बोथ आर कंटिन्यूअस
बस थ्योरी खत्म। कंटिन्यूअस, बोथ आर कंटिन्यूअस एट ओरिजिन का मतलब z बराबर 0 और नन ओरिजिन का मतलब z इज नॉट इक्वल टू 0 ओरिजिन, सो दैट जब ये u और b दोनों कंटिन्यूअस हैं z बराबर 0 पर, तो फुल स्टॉप के बाद लिखें सो दैट, इसलिए और u और b से बनता है fz, सो दैट fz इज continuous fz क्या लिखा है एट z बराबर, दोनों कंटिन्यूस z बराबर 0 पे, सो दैट fz इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन। वहाँ क्या लिखा था ओरिजिन पिछले वाले में, एट ओरिजिन या z बराबर 0 पर, एक ही बात है। अब जब हमारा z इज नॉट इक्वल टू 0 है तब भी कंटिन्यूअस है fz, और z बराबर 0 है जब तब भी कंटिन्यूअस है fz, तो देयरफॉर fz इज कंटिन्यूअस, एवरीवेयर का मतलब हर जगह होगा, देयरफॉर fz इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर या एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर कंटिन्यूअस हो, चाहे ओरिजिन पर हो चाहे नन ओरिजिन, हर जगह कंटिन्यूअस होगा। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट होगा कॉची रायमन वाला, तो अब लिखिए सेकंड पार्ट। और तीसरा पार्ट ये है कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, सेकंड पार्ट में हमें कॉची रायमन इक्वेशन दिखानी है। तो कॉची रायमन इक्वेशन से पहले हम कहेंगे बी है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड बी, पिछली साल पढ़ाया था। बी है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड बी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u and v at the origin r, at the origin, अभी सूत्र लिख रहा हूँ क्लियर देखना हो, at the origin, origin का मतलब होता है 0 0 r such that, जो इस प्रकार हैं। जैसे मैं कहता था ऊपर लिख दूँ क्या है, चलो यही लिखते हैं। अब मैं कहूँ u सफिक्स x, जिसे लिखा जाता है डेल u ओवर डेल x, और प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे लिखते थे, x के सापेक्ष जब करें तो लिमिट x टेंस टू 0 और u x, 0 माइनस u 0 0 और अपॉन u x, 0 माइनस u 0 0 अपॉन x। अब हम कहें u सफिक्स y, चारों लिख लो, फिर इनकी वैल्यू निकालूंगा चारों की। अगर कॉची रायमन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए तो कह देना यस, पूछी थी उसमें। डेल u ओवर डेल y बराबर कहें, डेल u ओवर डेल y कहें तो बराबर लिमिट लिखेंगे y टेंस टू 0 और ये हो जाएगा u 0, y और माइनस u 0 0 और अपॉन यहाँ y हो जाएगा। अब b सफिक्स x लिखिए, क्वेश्चन लिखा रहने देना ऊपर, अभी इतना सूत्र भी लिखे रहने दो, इन चारों के मान निकालूंगा अभी। आगे लिखिए b सफिक्स x, तो b सफिक्स x का मतलब लिमिट x टेंस टू 0। आज ये सीख लेना, इसी से क्लियर हो जाएगा, पूरा खत्म हो रहा है अभी सभी एग्जाम्पल। अब हम कराएंगे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज, क्यों बहुत दिन चल गया। लिमिट x, b सफिक्स x कहें तो लिमिट x टेंस टू 0 और लिमिट x टेंस टू 0 तो अपॉन बी x रहेगा, और x, 0 है तो bx, 0 bx, 0 माइनस b 0 0। साफ दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है एकदम। ये हो गया इतना, और लास्ट लिखेंगे b सफिक्स y, ये नहीं लिखोगे कि b सफिक्स x का मतलब डेल b ओवर डेल x, फिर अभी पूछने लगोगे और b सफिक्स y का मतलब जब डेल b ओवर डेल y करें
तब हमारा हो गया लिमिट बाई टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा बी जीरो कॉमा बाई और माइनस बी जीरो जीरो, और बी जीरो जीरो का मान अभी मिटा दिया है, वो तो जीरो ही है, और अपॉन बाई। नाउ कहते हुए अब हम यू सफिक्स एक्स निकाल रहे हैं, दोनों बातें नहीं लिखूं, यू सफिक्स एक्स निकाल रहे हैं तो बराबर निकालना शुरू कर दो, चारों लिख लिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यू जीरो जीरो का तो वो हो गया जो ओरिजिन पे दिए थे, तो ये तो माइनस में तो जीरो हो गया, और यू एक्स कोमा जीरो कहें तो यू के मान में एक्स की जगह एक्स बोलो और बाई की जगह जीरो, ये जीरो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स आ गया, और अपॉन तो एक्स है ही, तो ये बराबर आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स अपॉन एक्स का मान 1, और 1 में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगा दें तो भी 1 हो गया। अगला लिखिए यू सफिक्स बाई बराबर लिमिट, बहुत सरल है, लिमिट इंटर सेकेंड ईयर में बताया था ये सब, लिमिट बाई टेंस टू जीरो, तो नीचे तो बाई होता ही है, ये वाला बाई के सापेक्ष है। अब यू जीरो जीरो का मान फिर जीरो है, और यू जीरो कॉमा बाई का मतलब एक्स की जगह तो जीरो कर दोगे यहाँ, और बाई बाई रहेगा तो बाई क्यू बट्टे बाई वर्ग बाई हो गया वो ऋण का, तो ये हो गया माइनस बाई, और ये आ गया आपका लिमिट बाई टेंस टू जीरो, और माइनस बाई बट्टे बाई कहें तो ये हो गया -1, और इसमें लिमिट लगा दें तो भी -1। अब निकालता हूँ बी सफिक्स एक्स बराबर, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये मिटा दो, बी सफिक्स एक्स यहाँ आ गए, बी सफिक्स एक्स समझ में आ रहा होगा, बी सफिक्स एक्स, बी सफिक्स एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो नीचे एक्स रहेगा, और माइनस के बी जीरो जीरो, तो ये रहेगा पीछे वाला, बी जीरो जीरो का मान भी जीरो ही है, बी जीरो, और एक्स के सापेक्ष करें तो बी एक्स कॉमा जीरो, तो बी वाले में एक्स कॉमा जीरो, तो बाई तो जीरो हो गया, तो एक्स क्यू बट्टे एक्स स्क्वायर एक्स आ गया, और एक्स बट्टे एक्स करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये 1 हो गया, और 1 में लिमिट लगाएं तो 1 ही रहा। अब निकालेंगे बी सफिक्स बाई बराबर, तो लिमिट बाई टेंस टू जीरो, लिमिट बाई टेंस टू जीरो, और बाई टेंस टू जीरो कहेंगे तो यहाँ तो हमारा बी जीरो जीरो रहेगा, वो तो जीरो ही रहा, बी जीरो जीरो, और बी जीरो कॉमा बाई है वो, और नीचे तो बाई रहेगा, और बी जीरो कॉमा बाई का मतलब एक्स की, बी के मान में एक्स की जगह जीरो, और बाई की जगह बाई, तो बाई क्यू बट्टे बाई वर्ग ये बाई ही रहेगा, और बाई में बाई का भाग दिया, तो लिमिट बाई टेंस टू जीरो, यहाँ 1 आ गया, और ये 1 ही आएगा, तो लिखिए यहाँ पर ही यार, आप देखो कौची रायमन हुई कि नहीं, ही यार देखिए यू एक्स बराबर होता है बी बाई के, देखें बराबर है कि नहीं, इन दोनों को देखना, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पर यू एक्स बराबर बी बाई लग रहा है, एंड, और यू बाई बराबर किसके होता है, यू बाई, ये रहा यू बाई, इसका मान है -1, और जो बी एक्स है वो है +1, तो यू बाई बराबर, ये यू बाई का जो मान -1 है वो माइनस बी एक्स करें तब बराबर होंगे, तो यू एक्स बराबर यू बाई बराबर -बी एक्स, तो लिख दीजिए हैंस, यहीं लिख लो, जगह नीचे दिखेगी नहीं, हैंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड देख के कहने लगे होगे एनालिटिक है, अभी पता लगता है, कौची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, और तो थर्ड पार्ट एफ डैश जेड एग्जिस्ट और कर जाए तो होगा, थर्ड पार्ट में एफ डैश जेड की बात करते हैं, अब ये लिखे रहने दो, इनकी शायद अभी जरूरत पड़ेगी, और ये कौची रायमन क्लियर हो गई, और कंटिन्यूस की प्रॉपर्टी लग गई कि जो z इज नॉट इक्वल टू 0 पर जो u भी थे वो कंटिन्यूस इसलिए है एफ जेड क्योंकि वे रेशनल और फाइनाइट थे, और जो b बराबर 0 वाले हैं वो तो ऑलवेज फाइनाइट है, तो एवरी फाइनाइट फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये लग गई प्रॉपर्टी उसमें, एवरी फाइनाइट फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, और जो रेशनल था वो नन जीरो रेशनल फाइनाइट था मतलब। अब हमारा क्या है थर्ड पार्ट,
अब ऐसे ही चलेंगे सब। थर्ड पार्ट में हम प्रथम सिद्धांत वाला लगाएंगे, तो लिख लीजिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है। बी है जो पूछा है एफ डैश जेड, या ओरिजिन पर कहें तो एफ डैश जीरो। वैसे कहते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन में वैल्यू एफ जेड की डिफरेंस, एफ जेड का प्रथम सिद्धांत लगाएं तो एफ डैश जेड हुआ, लेकिन चूंकि उन्होंने ओरिजिन पर कहा है तो जेड बराबर जीरो कर दें तो वो एफ डैश जीरो कहलाएगा। अब प्रथम सिद्धांत का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रथम सिद्धांत का अवकलन लगाना है। तो यहाँ कहेंगे थर्ड पार्ट में बी हैव, हमारे पास है बी हैव एट ओरिजिन, ओरिजिन की बात करें बी हैव एट ओरिजिन तो एफ डैश जीरो बराबर, और जो हो जाएगा बराबर लिमिट जेड टेंस टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा एफ जेड और माइनस के ये एफ जीरो और अपॉन जेड। ये सूत्र हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम एफ जेड वगैरह ए वैल्यू रख दें तो क्या बनेगा, एफ डैश जीरो बराबर, और ये है लिमिट जेड टेंस टू जीरो, अच्छी बात है, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, और अपॉन में तो जेड है ही है, और एफ जेड की वैल्यू लगाओ क्या थी, एफ जेड की वैल्यू ये लिखी तो है, आई करके जोड़ दो, एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आई भी, तो यू का मान लिखो पहले एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स वर्ग धन वाई वर्ग, और प्लस आई करके लिखो बी का मान, प्लस आई करके लिखो बी का मान एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स वर्ग धन वाई वर्ग, इतना हो गया। एफ जेड का u और b दिए हैं और एफ जेड बराबर होता है u प्लस आई बी, तो u प्लस आई बी ये रख दिया, ये एफ जेड हो गया, और माइनस और एफ जीरो का मान तो जीरो दिया ही था, ये u b के मान है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो वाले एफ जेड, और जो एफ जीरो का मान था वो जीरो कह रखा था। तो सॉल्व इट एफ डैश जीरो, ये देख रहा हूँ इस एफ डैश जीरो का मान एक ही आता रहे, चाहे कुछ भी करें तो एनालिटिक हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्ट हो जाएगा, और अलग अलग आए नॉट यूनिक, इसका मान यूनिक आ जाए तो एनालिटिक, और कॉची रामन तो लग चुके हैं, और इसका मान नॉट यूनिक आया तो नॉट एनालिटिक। तो ये एफ डैश जीरो बराबर लिमिट, और ये जेड टेंस टू जीरो तो हमारा है ही, जेड टेंस टू जीरो तो है ही, इसको हल करें तो क्या होगा, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और प्लस आई, ये दोनों में लघुत्तम है तो नीचे चला जाएगा, और प्लस आई गुणा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और नीचे हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम में आ गया, और इनटू ये वाला जेड, यहाँ तक आ गए। अब केस लगाइए, इफ जेड टेंस टू जीरो लें, वो भी एलोंग, जेड टेंस टू जीरो लें एलोंग वाई बराबर एक्स, मतलब 45 अंश की रेखा पर जेड टेंस टू जीरो लें। जेड टेंस टू जीरो का मतलब, जेड टेंस टू जीरो का मतलब है हम यहाँ से चलें जेड टेंस टू जीरो से, और 45 अंश की रेखा पर तो वाई बराबर एक्स कहलाती है। देखिए जेड का मान होता है एक्स कोमा वाई, और टेंस टू जीरो का मतलब जीरो जीरो, तो इसका मतलब जेड टेंस टू जीरो का मतलब है ओरिजिन जीरो जीरो, और एलोंग दी पाथ, और आगे लिखिए जेड टेंस टू जीरो तो लेंगे लेकिन एलोंग वाई बराबर एक्स, देन वी हैव, तब देखते हैं क्या आता है, देन वी हैव, सीखना, देन वी हैव एफ डैश जीरो का मान बराबर, और एक बात कहूँ, चलिए बाई बराबर, यहाँ बाई की जगह हर जगह तो एक्स कर दो, बाई का मान हर जगह एक्स कर दोगे, और जब बाई की जगह एक्स कर दोगे तो यहाँ जेड टेंस टू जीरो की जगह लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में ट्रांसफ़र हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है कि नहीं। चलिए
तो y बराबर x, और जब x बराबर y पूरा का पूरा, देखिए यहाँ z का मतलब x y दोनों है, जब z लिखा है तब x y दोनों है, और y का मान x के पदों में रखें तो हर जगह x हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, या x बराबर y कह दें तो पूरा का पूरा y में हो जाएगा, तो y टेंस टू 0, तो y बराबर x कहें तो लिमिट x टेंस टू 0, तो इसका मतलब z की जगह x हो गया, तो यहाँ पर भी z की जगह नीचे x हो जाएगा, और y की जगह x कर ही रहे हो तो x वर्ग 2x वर्ग हो गया ये गुणा में, और ऊपर y की जगह x करोगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर रहेगा i इंटू और 2x क्यूब, i इंटू 2x क्यूब, i इंटू 2x क्यूब, और नीचे 2x स्क्वायर गुणा x, 1 प्लस i हो गया। लो यहाँ क्यों लगा दिया, z की जगह लिखोगे z बराबर x कैजुअल i y, पहले ये लगाओ z की जगह, ये तो हो गया y की जगह x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और पहले बोलोगे चूंक z की जगह बोलोगे x कैजुअल i y, और अब y की जगह x लगा रहे हो तो ये पढ़ो x प्लस i x, सॉरी फॉर दिस, मैं डायरेक्ट z की जगह x कर गया था, नहीं z को पहले चेंज करो x कैजुअल i y में, तब y का मान x लगाओ ये वाला, तो f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखना x यहाँ से कॉमन लेंगे और x स्क्वायर ये है तो x क्यू कट जाएगा, 2 कट गया, और x क्यू कॉमन लेके इससे कट गया, तो ये आ गया i अपॉन शायद 1 प्लस i, कितना आ गया i अपॉन 1 प्लस i। अब इसमें 1 माइनस आई का ऊपर गुणा कर दो और 1 माइनस आई का नीचे गुणा कर दो, तो अब हमारा कितना हो जाएगा, लगा अच्छा, रट लिया था, कॉची रामन इक्वेशन लग गई तो एनालिटिक हो गया। केवल कॉची रामन से नहीं एनालिटिक होगा, एफ डैश जेड एग्जिस्ट और होना चाहिए, जो ये निकाला जा रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, एफ डैश 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0, और ये हमारा क्या बन गया, a धन b और a ऋण b, तो नीचे हो गया a वर्ग का मतलब 1 का वर्ग 1, और माइनस b वर्ग का मतलब यहाँ i वर्ग, और ऊपर i का गुणा करें तो i इंटू 1 का मतलब i, और i गुणा i करें तो i स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर हो गया i प्लस 1। अब हमारा क्या आया, एफ डैश 0 बराबर और लिमिट x टेंस टू 0, और ऊपर आ गया i प्लस 1, i स्क्वायर का मान -1 तो नीचे 2 आ गया। अब इसमें लिमिट x टेंस टू 0 लगा भी दें तो भी एफ डैश 0 का मान i प्लस 1 अपॉन 2 आया। ये कब आया है, जब z टेंस टू 0 लिया था आपने, 0 0 बोलिए, ये लिया था z टेंस टू 0 0, लेकिन 45 अंश पर अभी लेके चले हो, और अब हम फिर z टेंस टू 0 लेंगे अगेन, और बताते हैं किस पर लेंगे। लिखिए अगेन, ऐसे ही चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, हर जगह एफ डैश 0 का मान ऐसा ही आता रहे तो यूनिक कहते हुए या एग्जिस्ट कहते हुए इसे एनालिटिक आ जाएगा, और अगर ये वैल्यू आई है और किसी दूसरे कर्व पर दूसरी आ गई तो नॉट एनालिटिक। सीख गए होंगे लगता है। अब निकालता हूं अगेन इफ z टेंस टू 0 तो है, लेकिन जो एलोंग y बराबर x रेखा ली थी वो एलोंग x अक्ष ले रहे हो, जो y बराबर x ली थी वो y बराबर अब हम x अक्ष ले रहे हैं, और z टेंस टू फिर भी है, z टेंस टू 0 y बराबर x पे निकाला, और अब z टेंस टू 0 तो यही है, और y बराबर x पे निकालें, या कह दो एलोंग x अक्ष पर निकालूं, और फिर तुम y अक्ष पर निकालना, और z टेंस टू 0 यही रहेगा, और x अक्ष पर कहोगे तो y बराबर 0, x अक्ष पर कहोगे 45 पे कहोगे तो y बराबर x अक्ष पर कहोगे तो y बराबर 0 लगाना, और y अक्ष पर अगर कहना चाहो तो x बराबर 0, ये तो काफ़ी है, छोड़िए। एलोंग y अक्ष भी निकाल सकते हो, एलोंग x अक्ष की बात करूं तो एफ डैश 0 का मान, ये चैप्टर खत्म हो गया, इसमें अब कोई नई बात नहीं रही, सारे एग्जाम्पल करोगे, कहीं प्रॉब्लम आए
तो तब हमें बताना कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। अब हमारी इसके ऊपर एक्सरसाइज चलेगी 1-2 दिन और चैप्टर चेंज करना है, काफ़ी दिन चल गया ये। तो f'0 का मान बराबर, चलिए x अक्ष पर चले तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और x अक्ष पर केवल क्या कर दो, सूत्र कहाँ है, सूत्र कहाँ गया, ये मिटा दिया मैंने। f'0 का मान बराबर लिमिट और z टेंस टू 0 और f(z) माइनस के f0 अपॉन z, यही था। तो f'0 बराबर, चूंकि x अक्ष पर चल रहे हैं तो y बराबर 0 होगा, z टेंस टू 0 है, ठीक, और x अक्ष पर z का मान होता है x कैजुअल i/y, लेकिन x अक्ष की बात करें तो y 0, तो z की जगह x हो गया, तो लिमिट x टेंस टू 0। और यहाँ पर भी नीचे z की वैल्यू लगाओगे x कैजुअल i/y और y 0 कर दोगे तो z की जगह भी x हो गया, यहाँ पर z की जगह x हो गया, और माइनस और f0 का मान तो 0 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, और fz का मान होगा u प्लस i गुणा b, और इसमें y कर दो 0 तो y 0 कर दिया, ये वाला y को 0 कर दे तो x³ बट्टे x वर्ग हो गया x³ वर्ग, x³ क्या था, y बराबर 0 लगा रहा हूँ ना, लिमिट x टेंस टू 0 अपॉन में x है ही, f0 का मान 0 है, तो fz का मान लिखो क्या था, fz का मान क्या बनेगा, fz का मान क्या बनेगा, x³ माइनस y³ अपॉन x वर्ग धन y वर्ग और प्लस i और x³ प्लस y³ अपॉन x वर्ग धन y वर्ग, ये बना। देखिए तो क्या बनेगा, y बराबर 0 कर दो, हाँ ठीक है, y बराबर 0 कर दो, y बराबर 0 कर दो, y बराबर, हम हल कर रहे थे डायरेक्ट, y बराबर 0 कर दो तो ये बन गया x³ कॉमन तो 1 प्लस i, x³ कॉमन तो 1 प्लस i और नीचे हो गया x² लगता, भाई नीचे लिख लो यो। अब x³ से x³ कट गया तो 1 प्लस i रह गया अब की बार, तो f'0 का मान बराबर लिमिट और x टेंस टू 0 यहाँ रह गया 1 प्लस i, इसमें लिमिट लगा दें तो f'0 का मान 1 प्लस i। एक बात बताओ, ये आया था 1 प्लस i अपॉन 2 और जबकि ये आ रहा है 1 प्लस i, क्या यूनिक है कि नॉट यूनिक, समान तो आए नहीं, तो नीचे लिख दीजिए देयरफॉर f'0 जो है अलग अलग मान दे रहा है, सेम आने चाहिए थे, सेम आते तो एनालिटिक हो जाता, इज नॉट यूनिक, f'0 इज नॉट यूनिक, बड़ा क्वेश्चन था लेकिन सब खत्म हो गए इसके ऊपर, नॉट यूनिक, हैंस माने अतः, हैंस f'0 से बोलेंगे f', और एट z टेंस टू 0 पर f' जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, किस पर, एट ओरिजिन या z टेंस टू 0 पर, ओरिजिन पर ये डज नॉट एग्जिस्ट है। तो अब डज नॉट एग्जिस्ट है तो देयरफॉर करके कह सकते हो नॉट एनालिटिक, डज नॉट एग्जिस्ट एट द ओरिजिन, तो आगे लिख दो देयरफॉर, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में लेकिन मैं बता रहा हूँ, देयरफॉर f' इज नॉट एनालिटिक। अब खत्म हो गया, इतना मैंने बढ़ा दिया, हमें यही तो केवल बताना था कि ये एनालिटिक f, अगर f' एग्जिस्ट हो जाता तो f' एनालिटिक हो जाता, और f' डज नॉट एग्जिस्ट है तो f' नॉट एनालिटिक है। अब आप होमवर्क लिखें, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, देखिए सबको यही हमारी लग रही हैं, जो अभी 4 सूत्र लिखे थे ये वाले, ux uy bx by, वही सूत्र लग रहे हैं हमारे 10 में, वही लग रहे हैं 11 में, और वही लग रहे हैं 12 में, और 13, 14, 15, 16,
17 एग्जाम्पल कर नहीं रहे, बिल्कुल अंगुली भी नहीं चला रहे, और 18 भी खत्म हो गए। अब मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज, दूसरा चैप्टर है, तो ये 2.5 क्यों कह रहे हैं? केवल एक्सरसाइज लिख लो ऑन एनालिटिक फंक्शन। 2.5 क्यों कहा इन्होंने? और कोई तो एक्सरसाइज थी नहीं। कहीं थी भी नहीं। पहली एक्सरसाइज आई है, सारे एग्जाम्पल चल रहे थे। पहले चैप्टर में एक्सरसाइज थी नहीं, तो एक्सरसाइज का नाम बिल्कुल दो ही मत। अरे ये किताब किसी दूसरी किताब से बनाई होगी, वहाँ एक्सरसाइज 2.5 लिखी होगी, तुम केवल लिखिए एक्सरसाइज, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू हो गई है और एक ही एक्सरसाइज है इसमें, तो मैं 2.5 कैसे लिख सकता हूं? आप देखना, मैं लिखूंगा और हो सकता है तुम ऑफलाइन होते तो तुरंत मना कर देते कि इसे छोड़ दीजिए, इसे मैं कर लूँगा। अब मैं कमेंट करते नहीं हो, वीडियो देखने के बाद भी कुछ लिखते नहीं हो। सुधीर कभी कभी लिख देते हैं और सचिन कभी कभी लिख देते हैं और बीकेश, बस 3 लोग लिखते हैं और कोई कुछ लिखता ही नहीं है बिल्कुल। चलो बेटा तुम्हारा टाइम है अभी, जो दिखाए सो कर लो। डिटरमाइन दी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी वेयर, जहां यू का मान इतना दिया है, केवल यू दिया है, यू दिया है, मिलनी मेथड लगाइए या फिर बी का सहारा लीजिए कि बी निकालते हुए एफ जेड निकालना, एक तो जो कल चल रहा था और एक एनालिटिक्स। चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, एफ जेड में ये कह देता हूँ कि एफ जेड शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रश्नवाचक चिन्ह, हमें एफ जेड ज्ञात करना है। और वेयर, जहाँ एफ जेड ज्ञात करना है, वेयर जहाँ यू बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x कितना है 3x एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, एक्सरसाइज शुरू हो गई अपनी, और प्लस 3x और प्लस 1, यही है। अब निकालिए डेल यू ओवर डेल एक्स का मान, डेल यू ओवर डेल एक्स का मान निकालिए, तो x के सापेक्ष करें पार्शियल 3x स्क्वायर और x के सापेक्ष करें तो माइनस के 3y स्क्वायर, x के सापेक्ष करें 3x स्क्वायर, x के सापेक्ष करें तो 3y स्क्वायर और x के सापेक्ष करें तो प्लस 3। ठीक है, अब निकालिए डेल यू ओवर डेल एक्स का मान एट जेड कॉमा 0 पर, मैंने कहा था मिलनी मेथड के लिए। और जब u गिवन हो तो डेल इंटीग्रल एफ जेड बराबर इंटीग्रल और डेल यू ओवर डेल एक्स जेड कॉमा 0 माइनस आई और डेल यू ओवर डेल वाई जेड कॉमा 0 पूरे का डी जेड प्लस सी, और b गिवन हो तो एफ जेड बराबर इंटीग्रल डेल बी ओवर डेल वाई पहले होगा और जेड कॉमा 0, और जहाँ माइनस आई था वहाँ प्लस आई कर दो, और डेल यू ओवर डेल बी ओवर डेल एक्स और जेड कॉमा 0 और पूरे का डी जेड प्लस सी। अब ये तो कहने की बातें हैं, तुम्हें क्या मतलब, तुमने तो अभी किताब ही नहीं खरीदी, तुमने अभी किताब नहीं देखी, कुछ कहे उसे मानते नहीं। चलो अब मैं तुमको संडे को देखता हूँ, सब देखने लगेंगे एक तरफ से। डेल यू ओवर डेल एक्स का मान जेड कॉमा 0 पर निकालूं तो एक्स की जगह जेड कर दो तो हो गया 3z स्क्वायर, और वाई की जगह 0 करोगे 0 हो गया 3z स्क्वायर प्लस 3 आ गया ये। एंड अब निकालेंगे, एक्सरसाइज चल रही है बेटे ये, और डेल यू ओवर एग्जाम्पल सारे तुम करोगे, मैंने पिच बना के तैयार कर दी और फील्डिंग सजा दी है। अब तुम अपना खेलना चाहो खेल लो, और 0 पे आउट होने की तुम्हारे तो आदत है, तो तुम जो दिखाए वो करो। डेल यू ओवर डेल वाई एट जेड कॉमा 0 की बात करें, डेल यू ओवर डेल वाई एट जेड, वो अभी नहीं, पहले डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लीजिए।
डेल यू ओवर डेल वाई निकालिए, तो अभी कोष्टक की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो डेल यू ओवर डेल वाई करें तो ये 0, वाई के सापेक्ष करें तो माइनस के 6x वाई हो गया, ये माइनस 6x वाई हो गया। देख लो, वाई के सापेक्ष कर रहा हूँ 2y माइनस 6x वाई, और वाई के सापेक्ष करें तो ये क्यों, ये कैसे लिख लिया था आपने? डेल यू ओवर डेल एक्स करें x के सापेक्ष तो 3x स्क्वायर, और यहाँ से हो गया x के सापेक्ष 3y स्क्वायर, और यहाँ x के सापेक्ष 3 रही। सही है, बिल्कुल मैंने समझा कांस्टेंट था, 0 लिखना था, सही था एकदम। डेल यू ओवर डेल y निकालें, y के सापेक्ष ये 0, y के सापेक्ष ये 0, y के सापेक्ष ये 0, माइनस 6x वाई आएगा ओनली। अब निकाल लीजिए डेल यू ओवर डेल y एट z कॉमा 0 पर, तो ये क्या आया, तो माइनस के 6 और x की जगह z और y की जगह 0, कुल मिला के ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। नाउ बाई मिलनी मेथड, नाउ बाई मिलनी थॉमसन मेथड we have, now by मिलनी थॉमसन मेथड we have fz बराबर इंटीग्रल डेल यू ओवर डेल एक्स z कॉमा 0 पर माइनस आई, और डेल यू ओवर डेल वाई z कॉमा 0 पर, और कोष्टक बंद करते हुए dz प्लस c। आ जाइए इधर मेरे साथ, चलिए तो एफ जेड बराबर इंटीग्रल, चलिए ये डेल यू ओवर डेल वाई का मान 0 है, और 0 का आई में गुणा करें 0 ही हो गया, तो केवल ये रह गया और ये रह गया, तो 3z स्क्वायर प्लस 3 रह गया, केवल 3z स्क्वायर प्लस 3 रह गया, और इंटू dz प्लस c। आंसर देखिए जल्दी से और कमेंट करिए फटाफट। एफ जेड बराबर, और ये एफ जेड बराबर हमारा कितना हो गया, एफ जेड बराबर हमारा 3 तो बाहर हो गया, और समाकलन 3 कॉमन, ये जेड स्क्वायर का समाकलन जेड क्यू अपॉन 3 और 1 इंटू डी जेड का जेड हो गया, और प्लस सी। तो एफ जेड बराबर हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, तब जेड क्यू प्लस के 3z प्लस सी। देखना कितना आ रहा है, पहला कितना आ रहा है, ZQ प्लस 3z प्लस सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी, क्या करना, शो दैट, एक कर चुका हूँ, दूसरा होमवर्क, एग्जाम्पल कुछ होमवर्क नहीं है, एग्जाम्पल तो मैं कर चुका हूँ सारे, और तुम 10 मिनट में कर लीजिए, पीछे मक्कारी मत करिए। अब सो दैट दूसरा क्वेश्चन, यू बराबर दिया है, किताब न हो तुम्हारे पास, चलो मैं ही कर देता हूँ इसको, एक और कर देता हूँ, फिर भी हमें लगता है तो आज ही खत्म हो जाएगी फिर। क्वेश्चन नंबर 2 सब मुझसे ही करवा लेना। सो दैट, चलो यू डायरेक्ट, चलो यू बराबर क्या लिखा है, यू बराबर लिखा है e⁻x कोष्टक x cos y माइनस y sin y, इतना दिया यू, और इन्होंने कहा है इज ए हार्मोनिक फंक्शन एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। पहले तो हार्मोनिक दिखाना है, तो पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लीजिए, एक्स के सापेक्ष करें तो e⁻x जैसा का तैसा, इसका x के सापेक्ष करें तो cos y एज कांस्टेंट x का 1 और इसका 0, इतना ही हो गया, प्लस x के सापेक्ष करें ये जैसा का तैसा, इसका हो गया हमारा x के सापेक्ष इतना, और प्लस x cos y माइनस y sin y, जब जैसा का तैसा, तब इसका रहेगा e⁻x, तो डेल यू ओवर डेल x का मान बराबर हो गया e⁻x कोष्टक, ये बन गया हमारा cos y, और प्लस ये हो गया x cos y, और माइनस ये हो गया y sin y, इतना ही बना। चलिए
एक बार और कर दीजिए, डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालें तो ए टू दी पावर एक्स जैसा का तैसा, और इसका करें फिर एक्स के सापेक्ष, इसका हो गया 0, एक्स के सापेक्ष मिल गया कॉस वाई और ये हो गया 0, और प्लस अब की बार कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई जैसा का तैसा ई टू दी पावर एक्स। तो कुल मिला के अच्छा क्वेश्चन है, अभी कर दे रहा हूँ। और ये डेल यू ओवर डेल एक्स हमारा और काम देगा, अभी जेड कॉमा 0 पर यहीं से उठा लूँगा, और डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर ई टू दी पावर एक्स कॉमन, तो ये कॉस वाई हो गया 2 कॉस वाई, 2 है जेड नहीं, 2 कॉस वाई हो गया, और प्लस एक्स कॉस वाई हो गया, और ये माइनस वाई साइन वाई हो गया। चलिए इसे हम 1 डाल देते हैं, एक बार अवकलन, 2 बार अवकलन को 2 डाल दीजिए। अगेन वाई के सापेक्ष करें, डेल यू ओवर डेल वाई बराबर करें वाई के सापेक्ष, तो ये तो होना ही नहीं है जैसा का तैसा, और इसका वाई के सापेक्ष करें तो एक्स एज कांस्टेंट कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और इसका वाई के सापेक्ष करेंगे दोनों पद ऋण के हो जाएंगे, और वाई जैसा का तैसा तब साइन वाई का कॉस वाई और ऋण का कॉस वाई जैसा का तैसा, साइन वाई का कॉस नो 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 नो, चलिए ई टू दी पावर एक्स जैसा एक्स वाई के सापेक्ष कर रहा हूँ तो एक्स जैसा का तैसा कॉस वाई का माइनस साइन वाई, ठीक है, और ये वाई जैसा का तैसा साइन वाई का अवकलन कॉस वाई और ऋण का गुणा, और फिर ऋण हो जाएगा ये, अब की बार साइन वाई जैसा का तैसा और वाई का हो गया वन, बस इतना ही रहेगा। इसे 3 डाल लीजिए, और इसको हम डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालें तो ये फिर इतना ही रहेगा बाहर, इसका x के सापेक्ष, ओ सॉरी किसके सापेक्ष था, x जैसा का तैसा सही किया था, ये हमारा देखना y के सापेक्ष कर रहा हूँ तो माइनस एक्स जैसा का तैसा, और साइन वाई का अवकलन हो गया कॉस वाई, साइन वाई का अवकलन कॉस वाई हो गया माइनस एक्स जैसा का तैसा, इसका y के सापेक्ष करें तो कैसे होगा, चलिए y जैसा का तैसा, ऋण तो ऋण लगी है ये, y जैसा का तैसा कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो ये तो प्लस का हो गया, और फिर ऋण रहेगा यही वाला, और अब की बार कॉस वाई जैसा का तैसा y का बल, और माइनस और साइन वाई का अवकलन ये फिर कॉस वाई, इतना बन गया। तो ये हमारा आ गया डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर ई टू दी पावर एक्स कोष्टक, ये हो गया, पहले से ले लो माइनस के 2 कॉस वाई है इसमें, और इसमें प्लस के थे जो कट जाएंगे, और फिर एक्स कॉस वाई प्लस का था, तो अब की बार एक्स कॉस वाई माइनस का है, ठीक है बिल्कुल लग गया लाप्लास, और ये वाई कॉस कहाँ था, और यहाँ पर कौन सा था, ये था, ये वाई साइन वाई माइनस का था, और इसमें वाई साइन वाई प्लस का है, सब कट गए साहब, ये 4 हो गया। अब हम क्या कहेंगे, नाउ पहले हार्मोनिक कम कर दो, नाउ डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर, देखिए इनका और कोई काम भी नहीं है, काम है उनको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, इनसे FZ निकलेगा 2 बॉक्स से, इनका काम है दोनों को जोड़ना, तो e टू दी पावर x तो कॉमन ही हो गया, और अंदर देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, प्लस माइनस का तो इंटू 0, कुल मिला के 0 हो गया। तो हियर लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, हियर लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर U is हार्मोनिक फंक्शन। जो मैंने सिखाया है वो उतारते रहिए बस। अब हम मतलब की बात रखेंगे और सब हटा देते हैं। एक तो हमें डेल यू ओवर डेल एक्स चाहिए, एक तो हमें डेल यू ओवर डेल एक्स चाहिए, ये भी हटा दो, और एक हमें डेल यू ओवर डेल वाई चाहिए बस। उसको हमारे निकले रखे हैं, ये हार्मोनिक हो गया। अब कहेंगे अगेन डेल यू ओवर डेल एक्स का मान निकला रखा है,
इसे z, 0 पर कहो कितना होगा, z, 0 पर कहें तो e टू दी पावर z तो ये हो गया, y बराबर 0 तो cos 0 का मान 1 और x की जगह z, y का मान 0 cos 0 का मान 1 तो x की जगह ये z और y बराबर 0 तो ये 0 ही हो गया, 1 प्लस z इतना आ गया ये। एंड अभी सब मिटा देंगे। अब डेल यू ओवर डेल वाई का मान एट z, 0 पर कहाँ है डेल यू ओवर डेल वाई, तो ये तो e टू दी पावर z तो हो ही जाएगा बाहर, y बराबर 0 तो साइन 0 का मान 0, y बराबर 0 ने इसे 0 कर दिया, साइन y ने ये 0 कर दिया, कुल मिला के 0, तो ये आ गया आपका 0। नाउ बाई मिलनी थॉमसन मेथड वी हैव, नाउ बाई एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। नाउ बाई अभी बताता हूँ कैसे हो रही। नाउ बाई मिलनी, कलम नहीं चलाओगे तुम, आज चलवा दूंगा। नाउ बाई मिलनी थॉमसन मेथड, हम नंबरिंग से चल रहे हैं, वो आलस में आ गए। मिलनी थॉमसन मेथड बी हैव, क्या होता है मिलनी थॉमसन मेथड, एफ जेड बराबर होता है इंटीग्रल डेल यू ओवर डेल एक्स एट जेड, 0 पर और माइनस आई और डेल यू ओवर डेल वाई जेड, 0 पर, जेड, 0 पर, और इसे कोष्टक में बंद कर लीजिए और विद रेस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लिख दीजिए। तो एफ जेड बराबर यू हार्मोनिक सिद्ध कर दिया उसके बाद ही, और एक हम एफ जेड उससे निकालते मिलनी न लगाएं तो फिर बी निकालना पड़ता है, डी बी बराबर वही कल एग्जैक्ट वाला। तो इंटीग्रल इसकी वैल्यू आई है हमारा 1 प्लस जेड गुणा ई टू दी पावर जेड आई है, और ये आपका 0 आया, 0 गुणा ही 0 हो गया, तो इतना ही हो गया डी जेड 1 प्लस जेड ई टू दी पावर जेड प्लस सी। तो ये हमारा कितना हो गया, एफ जेड बराबर ये 1 इंटू ई टू दी पावर जेड का, तो ई टू दी पावर जेड ही रहेगा समाकलन, और जो जेड इंटू ई टू दी पावर जेड बनेगा इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट फलन जैसा का तैसा दूसरे का समाकलन और माइनस फर्स्ट का अवकलन जेड का 1, दूसरे का समाकलन ई टू दी पावर जेड और इसका फिर समाकलन प्लस सी। तो एफ जेड बराबर हमारा कितना आ गया, ई टू दी पावर जेड प्लस जेड ई टू दी पावर जेड, और ये आ गया माइनस ई टू दी पावर जेड प्लस सी, ई टू दी पावर जेड से ई टू दी पावर जेड कैंसिल हो गया। एफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन निकाला वो आया जेड ई टू दी पावर जेड प्लस सी। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यू और बी दिए होंगे और यू और बी नहीं दिए होंगे अलग अलग, तो एफ जेड दिया होगा तो कंपेयर करके यू भी निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। यू दिया है, इसका हार्मोनिक निकालो, उसके बाद हार्मोनिक कंजुगेट निकालो कल जैसा, और उसके बाद एनालिटिक निकालो। चौथा क्वेश्चन यू माइनस बी वाला है, चाहो तो कल जैसा कर लो, वही एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी, फिर आई का दोनों तरफ गुणा किया था, या फिर वैसे कर लो कॉची रायमन से चेंज करते थे। चौथा हो गया। पांचवा दिया है इज, तो इसे यू मान लेना, लेट यू बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स गुणा साइन वाई। इज हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध करना है, ये जो पूछ रहे हैं क्या है हार्मोनिक, और अगर हार्मोनिक आ जाए इफ यस, अगर हार्मोनिक आ जाए कि हाँ है यस, देन अगर नो आए तो कुछ नहीं करना आगे, देन इट हार्मोनिक कंजुगेट बी और निकाल देना कल जैसा। ठीक है, इस तरीके से ये यू बराबर लॉग जेड दिया है, लॉग जेड 7वां ये हो गया। एफ जेड बराबर जेड क्यू दिया है, ये 8वां हो गया, और 9वां एफ जेड बराबर इतना दिया है, ये हो गया अभी वाला जो एफ डैश जेड एग्जिस्ट वाली बात अभी चल रही थी। 10वां एफ जेड का मान इतना दिया है जब जेड इज नॉट इक्वल टू 0 पर, और एक एफ 0 बराबर 0 दिया है। आगे कह रहे हैं नॉट एनालिटिक एट दी ओरिजिन ऑल्दो, हालांकि नॉट एनालिटिक का मतलब एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ऑल्दो कॉची रायमन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड देयर। कॉची रायमन तो हो रही होंगी जैसे अभी कर गए थे पीछे, और वो नॉट आएगा। चलिए, डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन की परिभाषा पूछी है, और उसके बाद ये आर्टिकल है एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी इज एनालिटिक फंक्शन, यू एंड बी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन हो तब।
और आगे दिया है एफ जेड बराबर 12 एक्स वाई प्लस आई वाई, तो यू का मान हो गया एक्स वाई और वी का मान हो गया केवल वाई। इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब फाइनाइट आ जाए, बट इट इज नॉट एन एनालिटिक। कंटिन्यूस तो है और कंटिन्यूस है पहला पार्ट, फिर दूसरा कॉची रामन इक्वेशन सेटिस्फाइड करा देना और तीसरा फिर निकाल देना एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा होगा। समझ गए होंगे। और लास्ट जो 14वां क्वेश्चन है उसमें u और v अलग अलग दिए हैं। सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन बट u प्लस आई बी इज नॉट एनालिटिक, इसका मतलब कॉची रामन इक्वेशन तो लग रही होंगी, लाप्लास भी लग रही है, कॉची रामन भी लग रही होंगी, लेकिन जब डिफरेंशिएशन करेंगे वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका एनालिटिक फंक्शन मैंने आज खत्म कर दिया। अब कल आपका टॉपिक है कौन फॉर्मेल, इसको बाद में लें कौन फॉर्मल को, हेडिंग लिख लीजिए। 2 चैप्टर हो गए, तीसरा चैप्टर मैंने रोक लिया है, तीसरा और चौथा। 5वां चैप्टर लिख लीजिए हेडिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कुछ लोग पूछ रहे थे कि 4 पेपर हैं कैसे होंगे, मैंने 1 यूनिट रोकी है, कॉनफॉर्मल, ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर, बहुत बढ़िया है, उसके फिगर बना के बढ़िया बढ़िया तरीके चलेंगे और ढेर सारा खत्म कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया पहला चैप्टर, दूसरा एनालिटिक फंक्शन खत्म हो गया, तीसरा चौथा अभी रोका है और सारे खत्म करता हूं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, GRATION, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अभी तक आपने पढ़ा है रियल इंटीग्रेशन, कल अगले लेक्चर से चलेगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अभी तक आपने पढ़ा था एक्स वाई प्लेन में, अब आप पढ़ेंगे जेड प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में या अर्गेंड प्लेन में या फिर कहिए गॉसियन प्लेन में। ठीक है, 5वां चैप्टर चलेगा कल। आज आपके लिए इतना ढेर सारा काम है और आपने फोन करके हमसे आज बात नहीं की तो आगे बंद कर दूंगा, समझ गए।